बहुत सारी चीजों को यहाँ पर रखा है और लगातार बन रही है ना। एक तो मैं तो बहुत अच्छा विद्यार्थी भी नहीं रहा हूँ, हाँ। और जो ये सवाल है राष्ट्रवाद जिस पर बात रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है, राष्ट्रवाद को कई बार हम लोग उसको देश प्रेम में सोचने लगते हैं कि देश प्रेम है, मैंने देश से प्रेम करना जो है उसको कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। लेकिन राष्ट्रवाद एक पूरी विचारधारा है और फैसल भाई से हमारी पूरी सहमति के साथ जो है, लेकिन एक बहुत क्लियर है कि हमारे अंदर जो नफरत है, नफरत एक विचार की प्रक्रिया है, न कि हमें कोई कह देता है, हमें कहीं ऐसे मेरे दिमाग में आ जाता है कि नफरत आ जाती है। जैसे कि एक छोटी सी बात है, यहाँ पर सब लोगों को पाकिस्तान कब मालूम चला कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? बताएगा कोई? किसने पहली बार आपको बताया कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है? इसने पहली बार बताया कि काला आदमी चोर होता है? ये हमारे जो पूरी हमारी जो परवरिश है उसी में ये प्रॉब्लम है। और अभी 15 अगस्त बीता है और 15 अगस्त में सब लोगों ने देखा, क्या क्या देखा बताइए? हमने क्या क्या देखा हम बताते हैं। हमने देखा तिरंगा देखा, हमने देखा डीजे देखा, हमने आपके शहर में ही कानपुर की मेयर जो है बुलडोजर पे खड़ी होकर के तिरंगा लहरा रही थी, हमने ये भी देखा। मतलब कि भारत जब आजाद हो रहा था उसमें जो तिरंगे के मायने थे, उसमें कैसे डीजे आ जाता है, उसमें कैसे फिर बुलडोजर आ जाता है, और मतलब कि कहीं न कहीं कुछ चीजें हैं। और साफ साफ मेरा कहना है कि जो एक गाना है, क्या कहते हैं, यहाँ पर साथी लोग आते ही रहते होंगे, महेश भाई, मेहनत भाई, हम मेहनत कर जग वाले जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। मतलब कि एक साफ तौर पर है, हमारा कुछ लोग इसको लेकर बार बार कहते हैं कि बहुत जो राइट विंग है, जो भाजपा है, आरएसएस, उसके अलावा भी जो लोग कहते हैं नहीं हम भी राष्ट्रवादी हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद एक क्लियर कट एक विचारधारा है और उसका कहीं न कहीं जो पूंजीवाद है उसके साथ एक गठजोड़ है। और इसीलिए जब अडानी जो है, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है कि अडानी को उसने ब्लैक मनी कमाया है, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि देश को बदनाम किया जा रहा है, माने कि वो क्या आ जाता है, राष्ट्रवाद को फिर से उभारने की कोशिश करते हैं। और राष्ट्रवाद को किसके लिए उभारने की कोशिश करते हैं? अडानी, जिसने लूट किया है। और दुनिया में जब भी पूंजीवाद का पूरा ये राष्ट्रवाद के साथ एक लंबा रिश्ता बनता है। एक चीज वैसे पाकिस्तान के साथ होता है कि हमको कब मालूम चला, हमारे क्या जो एक बहुत साफ साफ कहेंगे राष्ट्रवाद पर बात करते हुए, बहुत ये इस पर बातचीत करते हुए ये बहुत आहत करने वाला कई बार सब्जेक्ट है जो है। जैसे फैसल भाई बात कर रहे थे, लेकिन जहां तक भारत के संदर्भ में जब राष्ट्रवाद की बात होगी तो आपको मनुवाद की भी बात करनी पड़ेगी, जातिवाद की भी बात करनी पड़ेगी। और महामना रामस्वरूप वर्मा जी की आज पुण्यतिथि है और इन्होंने बहुत ही हथौड़े से, इन्होंने समझ लीजिए, इन तमाम चीजों पर प्रहार किया जो है। बहुत साफ है कि अगर जो धर्म, जिस धर्म में ये निहित है कि हम जाति के आधार पर, कुछ लोग मुंह से पैदा हुए हैं, कुछ लोग पेट से पैदा हुए हैं, कुछ लोग पैर से पैदा हुए हैं, ये भावना जिस भावना धर्म में है और जो छुआछूत की बात करता है, गैर बराबरी की बात करता है, उस धर्म में हम कैसे इस बात को कहते हैं कि उस धर्म में नफरत नहीं निहित है? हम कैसे कहते हैं कि नफरत नहीं निहित है? जो एक लंबा उन्होंने रखा बात, क्या कहते हैं, पवन भाई ने, वो मामला सिर्फ और सिर्फ वो विमुक्त जाति का नहीं है सिर्फ है। आखिर में विमुक्त जाति किसने बनाया?
अगर फैसल भाई की भाषा में ईश्वर ने, अल्लाह ने, गुरुद्वारे ने, मसीह ने, सब ने बना दिया, तो उसको कहां से यहाँ पर जातियों में किसने बांट दिया? भारत में जो मनुवाद का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो मनुवाद है उसकी ये प्रॉब्लम है। और मनुवाद ने हमारे अंदर जो है, जो जाति का जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर हमारे अंदर कुंठा की भाव पैदा करता है कि तुम ये काम करते हो, चमड़े का काम करते हो तो तुम अछूत हो। जैसे उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाता था, लेकिन वो हट करने की कोशिश करता था कि तुम दूध धोने का काम करते हो, तुम जो है कुम्हार का काम करते हो। मतलब जाति के आधार पर न सिर्फ भेदभाव किया जाता है, बल्कि आपके काम को भी कम आंकने की कोशिश की जाती है। और ये पूरा का पूरा भारत में जो राष्ट्रवाद है, जो संघ है, वो पाकिस्तान के विरोध पर इसकी बड़ी राजनीति टिकी हुई है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पिताजी और आपके पिताजी दोनों भाई हैं, और हमने आपकी जमीन हड़प लिया। अब अगर मैं ताकतवर हूं और आपने जमीन हड़प नहीं पाई, अब आपकी अगली पुश्त से अगली पुश्त भी इस कुंठा भाव में रहेंगी कि फलाना लोग हमारी जमीन हड़प लिए। ठीक इसी तरीके से भारत में जो भारत का विभाजन जो हुआ है, मेरा साफ तौर पर इसका कहना है कि इस मुल्क की पैदाइश एक बड़े खून खराबे से हुई है। इन दोनों मुल्क की पैदाइश, चाहे भारत की पैदाइश बड़े खून खराबे से हुई है और पाकिस्तान की भी पैदाइश बड़े खून खराबे से हुई है। जो लोग कहते हैं इस सांप्रदायिकता के सवाल को आप टाल दीजिए, आइए हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं, आइए हम लोग रोजगार की बात करते हैं, आइए हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। माफ करिएगा, ये एक भुलावा है, एक छलावा है। अगर जो चीज कैंसर बनकर के हमारे अंदर में पल रही है, आज बताइए धीरेन्द्र शास्त्री का नाम जानते हैं कि नहीं जानते? सब लोग जानते होंगे, बच्चे हो सकता न जाने, नहीं जानते न जाने इस बच्चे को, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम न जाने। क्या बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? बागेश्वर दास, बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आज मैं कहीं पर भी देख रहा हूं लगातार बात करते हैं। ये 8 साल 7 साल पहले ये बात नहीं होती थी, लोग हिंदू की बात करते थे, लेकिन आज क्या करते हैं लोग? कहते हैं कि हिंदुत्व एक विचारधारा है। सावरकर ने इसको बहुत क्लियर रूप में डिफाइन किया। आप लोग सावरकर गूगल में आजकल आप लोग कभी भी कुछ देख लीजिएगा, सावरकर ने कहा है हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, और हिंदुत्व एक पूरी विचारधारा है। और हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो इस देश में जो नफरत का आज राज चल रहा है उसका एक बड़ा कारण है। जो है आज एक तेलुगु के कवि हैं, उनका कहना है, एक कविता है कि मेरा धर्म एक षड्यंत्र है, मेरा नमाज पढ़ना एक षड्यंत्र है, मेरा चुप रहना भी एक षड्यंत्र है। अगर मुसलमान चुप हो गया, अरे आगे चुप क्यों है, इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है। और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और उसको बहा दिया जाए, उसके बाद अखंड भारत की कल्पना होती है। ये एक इस देश में एक विचारधारा का जो पूरा सवाल है, राष्ट्रवाद का जो सवाल है, ये पूरा का पूरा सवाल इस तरह से होता है। अब इस देश में अब लोग कुछ कहेंगे कि भाई राष्ट्रवाद का संबंध धर्म से नहीं है, लेकिन आप दशहरा देख लीजिए, अब तो दीपावली में भी आने लगा, होली में भी होने लगा, छठ में, हर जगह तिरंगा लहरने लगा है। तिरंगा लेकर के जो है, अरे भाई आप तो धर्म का धर्म की बात करने लगे थे। रामनवमी सब मनाते थे, लेकिन अभी 5-7 साल से जो रामनवमी में है वो तांडव होता है। लोग भगवा लेकर के निकल जाते हैं और तिरंगा लेकर निकल जाते हैं। मतलब कि ये तिरंगा और भारत का जो हिंदू धर्म है, इसमें कहीं न कहीं कोई गठजोड़ है। अच्छा है बुरा है बात अलग है। इसी तिरंगे को जब इस देश में आजादी मिली और अभी 15 अगस्त को हम लोग आजादी मना रहे थे, इसी देश में जो आरएसएस जिसकी भाजपा जिसकी पार्टी है, उसने कहा था कि जो है
जो 3 रंग हैं ये हमारे हिंदू हमारी जो संस्कृति है उसके विपरीत है। नहीं, हम लोग कहते हैं 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, 4 चौपट छोटा होगा, इसी तरह जो है उन लोगों ने कहा कि ये हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। तो मतलब मेरा बहुत साफ कहना है कि जो ये पूरा बात आ रही है राष्ट्रवाद की, और अभी एक डिबेट आई है कि संविधान बदलने की, और इसको लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। और कुछ चीज़ों को मैं बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा, बहुत लंबा नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत बोझिल सब्जेक्ट भी है और शायद जिस तरीके से ही बातचीत है उसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। एक अभी मामला आया है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी आया है। अच्छा, एक और आया है, यहाँ पर धर्मांतरण पर एक कानून आया है। योगी जी ने धर्मांतरण पे कानून लाया है, और धर्मांतरण कानून को पॉपुलर टर्म में क्या करते हैं, लव जिहाद। लव जिहाद उस पॉपुलर टर्म में करते हैं, और उसमें बहुत पॉपुलर टर्म में ये आता है कि मुसलमान जो हिंदुओं की लड़कियों से शादी कर लेते थे उनको अब शादी करने से रोक दिया जाएगा। बहुत लंबा लंबा बताते हैं कि मुगल शासकों ने ये किया, भला किए, अब इसको लेकर हम जो है अब इस कानून के तहत हमने रोक दिया। अब अच्छा, आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। अब मामला है कि मुसलमान अगर हिंदू लड़की से प्रेम कर ले तो वो शादी नहीं कर सकता है, और हिंदू लड़का अगर मुसलमान लड़की से प्रेम कर ले तो वो शादी कर सकता है। तो क्या ये दोनों कानून बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है ना। नहीं। अगर दोनों को अधिकार, दूसरा एक लड़की के राइट का भी अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता का भी अधिकार है, उसके चुनने का अधिकार है। क्या एक लड़की को आप इस बात को कहेंगे? और ये आज ये हिंदू मुसलमान में हो रहा है, और कल ये बात देखिएगा आने वाले दौर में जो ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये बात हिंदू धर्म में भी जो जातियां हैं उनमें भी होगा। जो इस तरीके से आप बता रहे थे पवन भाई कि आदतन अपराधी रजिस्टर हर जगह हर थाने पर लगा रहता है और लिखा जाता है। आज पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा इनकाउंटर में जो मारे गए हैं उनकी अगर आप उनकी जाति के वाइज उसके हिसाब से अब अगर आप उनको देखने लगेंगे तो सबसे बड़ी जो लोग इनकाउंटर में मारे गए हैं, इनकाउंटर हुआ है, वो सबसे बड़ी तादाद में कुरैशी समुदाय का हुआ है। मुसलमानों में जिसको कसाई कहते हैं, और कहा जाता है कि गौ तस्करी करते थे इसलिए करते हैं। इसके बाद आप आएंगे दलित में आएंगे तो पारसी जाति का हुआ है, चमार जाति का हुआ है। मैं जातियों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप जातियों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उन जातियों को आप मार रहे हैं, और उसको बाई लॉ मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हमने कानून बना दिया है। अब एक छोटा सा बात करें, इन्होंने देश में एक अभी 2 फिल्में आई हैं, 2 फिल्में आई हैं, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, खूब चर्चा में रही है। सब लोग जानते हैं कि नहीं? देखे भी है क्या? चलिए, देखे ना हो तो अच्छा है। तो केरला में तो केस भी हो गया था कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी। अब इन दोनों जो फिल्में हैं, इन दोनों फिल्मों के बीच में एक घटना का भी मैं जिक्र कर दूं। संदीप जी लगातार आजकल उस सवाल को उठा रहे हैं। पुलवामा में क्या हुआ था? पुलवामा में जवान शहीद हुए थे। पुलवामा में 40 जवान मार दिए गए थे। देश के जवान क्या करने गए थे? देश की रक्षा करने के लिए गए थे। कब हुई थी घटना? 19 फरवरी 14 फरवरी 19। हाँ, चुनाव के पहले दिन थी। हाँ, मतलब कि इसके पहले एक वार और हुआ था, कारगिल वार, उसके पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और इसके पहले एक घटना और हुई है 9/11 की। 9/11 अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, और
अमेरिका ट्रेड सेंटर पे जो भारत में जो हो रहा है, चाहे पुलवामा हो रहा है, चाहे वो आपका कल कारगिल हुआ, चाहे 9/11 हुआ। 9/11 के बाद क्या कहा गया? कहा गया कि दुनिया को तय करना होगा कि आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, और इन्होंने पूरी अपना बमबारी करने लगे। इसी तरीके से भारतीय राजनीति और खास तौर पर मुसलमान, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो राष्ट्रवाद का सवाल है भारत में, उसको मुसलमानों को अलग करके आप उसको नहीं देख सकते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और भारत के मुसलमान के साथ एक प्रॉब्लम यह है, या उसके साथ सकारात्मक पक्ष है कि माइक से थोड़ा दिक्कत है, एक सकारात्मक पक्ष है, एक सकारात्मक पक्ष है कि भारत में जो मुसलमान है वो सिर्फ भारत में नहीं है, मुसलमान एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। हिंदू कहाँ है? बस भारत में, कुछ पाकिस्तान में, इधर नेपाल में, नहीं वो यहाँ के गए वहां गए ना, यही से गए हैं। तो ये मामला है। अब क्या है, लेकिन भारत में क्या हुआ कि दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया गया 9/11 के बाद, और एक 9/11 के बाद माहौल बनाया गया कि भारत की दुनिया का मुसलमान, दुनिया के लिए ये एक उसकी आतंकवादी छवि बनाई गई, और भारत में भी उसकी आतंकवादी छवि का खूब इस्तेमाल किया गया। और वर्तमान में जो सरकार आई है वो उसके एजेंडे पे आई है। ये गुजरात में ठीक जो हम बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, कि गुजरात में लोग जब मोदी जी आ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो लोग क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि गुजरात मॉडल लाएंगे, गुजरात मॉडल लाएंगे। गुजरात में क्या मॉडल था? गुजरात में ये मॉडल था कि गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का, मुसलमानों का वहां पर कत्लेआम किया गया था गोधरा की घटना के बाद, और उस मॉडल को भारत का जो हिंदू समाज है उसने कहा कि हाँ एकदम मोदी जी ला देंगे, एकदम ठीक कर देंगे मुसलमानों को, मियां सब ठीक हो जाएंगे। अब क्या हुआ? एक यूपी मॉडल हो गया। यूपी मॉडल में क्या है? 193 से अधिक लोगों का इनकाउंटर हुआ है। ये यहाँ पर 8,500 लोगों को पैरों में गोलियां मारी गई हैं। यहाँ पर लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों को जो है उनको जेलों में पकड़ने का दावा किया गया है। मामला ये है कि आप राष्ट्रवाद में एक ऐसे राक्षस को आप पाल रहे हैं, एक ऐसे राक्षस को आप खड़ा कर रहे हैं जो आपके ऊपर ही वो क्या कहते हैं अटैक कर रहा है। तो एक है ना शंकर भगवान की कहानी है, क्या था, भस्मासुर टाइप का जो है, कि आपने एक भस्मासुर पाल लिया है, अब वो भस्मासुर आपके ऊपर ही हमला कर रहा है। मैं छोटी छोटी बातें करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि बात लंबी ना चाहे का भी मामला है। आज रामस्वरूप वर्मा जी को हम लोग तो जरूर इनको आप लोग गूगल करिएगा। रामस्वरूप वर्मा जी ने जो हिंदू समाज, जिसपे आज हम लोग राष्ट्रवाद को लेकर चिंतित हो रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि भारत में इस जो विचारधारा ने, हिंदुत्व की विचारधारा ने एक यहाँ पर जो दिक्कत क्रिएट कर दी है, इसको रामस्वरूप वर्मा जी ने उसी समय ही कर लिया था। और इन्होंने इस बात को समझाने के लिए इन्होंने उस समय में हमारे क्या तेरही का एक भोज होता है, जानते कि नहीं, कोई मर जाता है तो तेरही होती है। इन्होंने कहा कि ना इसकी जरूरत नहीं है, इसको खत्म करो। क्यों? वो खत्म क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जो मनुवाद का जो धार्मिक आडंबर है, अगर वो आडंबर चलता रहेगा तो क्या चलता रहेगा? जो हिंदू धर्म की रूढ़ियां हैं, हिंदू धर्म का जो आडंबर है वो चलता रहेगा। लेकिन क्या हुआ? बीच में एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट ये हुआ कि जो सोशल जस्टिस के जो तमाम थे उन सवालों से बचने लगे। तो फिर क्या पैदा हो गया? राष्ट्र पैदा, तो बहुत कई त्योहार पैदा हो गए। जैसे
बचपन में हमारे इलाके में दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाती थी, बंगाल में मनाई जाती थी, तो दुर्गा पूजा हमारे यहाँ भी आ गई। बड़े पैमाने पर जब हम लोग अभी 2003-4 में थे तो छठ नहीं मनाई जाती थी हमारे इलाके में, बिहार में मनाई जाती थी। लालू जी की ऐसा ढोएगी पूरा माहौल बना दिए, इधर भी चला आया वो जो है। उसके बाद बड़े पैमाने पर ये जो अभी चांद वाली बात कर रहे थे कि हम लोग क्या नहीं मनाया जाता था, ये क्या कहते करवा चौथ वाला हमारे इलाके में तो नहीं था। आज भी हमारे मानेगी अभी ये जो टीवी का जो पूरा था, टीवी में आया तो वहां से करवा चौथ का आ गया। और एक त्योहार और आ गया है, वो कौन सा त्योहार है आजकल चल रहा है? एक त्योहार है कांवड़िया वाला, गणेश चतुर्थी। एक त्योहार और आ गया। एक त्योहार ये जो आया है, इन त्योहारों में आप देखिए बहुत क्लियर है, इन त्योहारों में दो चीजें बहुत साफ तौर पर है। इन त्योहारों में ये त्योहार भी है, धर्म भी है, राष्ट्रवाद भी है, या व्यवसाय भी है। आप आज स्थिति है कि अगर हमारे घर में हमारी माँ छठ पूजती है तो 2 साड़ी खरीदना पड़ेगा, 2 पता नहीं क्या क्या लेना पड़ता है, पता नहीं कितने टंके देने पड़ेंगे। उसी तरीके से अभी हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे, जो कांवड़िया वाला भी है, ये भी त्योहार में बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। मतलब एक तरफ व्यवसाय भी है और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद भी है। और क्या हो रहा है पूरा का पूरा इसमें, आज अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में लोग चलते हुए आ रहे थे, और यहाँ पर योगी जी क्या कहते हैं, योगी जी आए और उन्होंने कहा कि मुसलमान नमाज सड़क पर नहीं पढ़ेगा, एक भी मुसलमान नमाज सड़क पर नहीं पढ़ेगा, ड्रोन से पूरा चलवाते हैं। अरे मुसलमान ईद और बकरीद में 2 नमाज पढ़ते हैं, मान लीजिए जुम्मा में पढ़ लेते होंगे, जहां पर छोटी बड़ी मस्जिदों का सवाल होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर जगह जगह आप देख लीजिए कि कांवड़िया लेकर के चल रहे हैं, पूरा ग्रुप डाइवर्ट कर दिया गया है। और मामला ये है, आप कह रहे हैं यूसीसी की बात कर रहे हैं, आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप जो है ये आप सब कुछ अलग कर रहे समान होने, और आप लगातार कांवड़ियों पे फूल जाकर के बरसा रहे हैं। और कांवड़ियों ने बड़े पैमाने पर हर साल तोड़ फोड़ मारपीट करते हैं, हर जगह पे करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन आप धर्म के नाम पर, आप राष्ट्रवाद के नाम पर आप उनको कर रहे हैं। और इसमें भी बड़ा तबका आप देखेंगे, इसमें भी बड़ा तबका दलितों और ओबीसी का है। मैं समझ रहा हूं कि बात थोड़ा बोझिल हो रही है, लेकिन मैं बात अपनी समाप्त करूंगा जल्दी ही। बस एक दो चीजें और मैं कर रहा हूं। देखिए बेसिकली एक और आया था 370 आप लोग समझ जान रहे हैं ना, क्या हुआ, प्रचार हुआ 370 के बाद कि कश्मीर में हम लोग जमीन ले लेंगे और यहाँ के लोग कश्मीर में कश्मीरी लड़कियों से शादी कर लेंगे। मतलब गजब का मामला है। कश्मीर की लड़कियां क्या इस देश की लड़कियां नहीं है? अगर यहाँ की बहनें माताएं हमारी माँ बहनें हैं, अभी बात कर रहे थे ना पवन भाई भारत माता की, अगर भारत आप मान रहे हैं तो कश्मीर भी तो भारत है। अगर कश्मीर की भी बहन मेरी बात होगी आप, लेकिन क्या प्रचारित किए, एक पूरा का पूरा 370 के नैरेटिव में आपने कहा, लेकिन सवाल यह था 370 नहीं 371 के तहत झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम जगहों पे चल रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया है? आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर के सवाल पे हमको बात करनी पड़ेगी। राष्ट्रवाद के बड़े सवाल को लेकर पाकिस्तान के बाद जो नैरेटिव बनता है वो कश्मीर बनता है, और कश्मीर के सवाल पे हमने नहीं बात किया है। इसीलिए आज मणिपुर में एक सेना के जवान को बोलना पड़ रहा है कि उसने देश को तो बचा लिया लेकिन उसने अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। आज लोग कहते थे हम जिस संगठन से जुड़े हैं
उसने कहा, लोग कहते थे कि आप आतंकवाद के सवाल को आप लोग इस सवाल को उठाते हैं, इसलिए आपके लोगों के साथ इस तरह से पुलिस का व्यवहार रहता है। हम लोगों ने जब 370 का सवाल आया, संदीप भाई ने, शोएब साहब ने, इन लोगों ने एक कॉल किया और कॉल किया कि हम इस सवाल पे हम जो है धरना देंगे। तो शोएब साहब ने मुझे फोन किया, बताया, हमने कहा सर आप होम अरेस्ट हो गए। तो होम अरेस्ट क्या होता है? तब तक संदीप भाई का फोन आया, इन्होंने कहा कि मैं अभी जा रहा था ब्रेड लेने के लिए और ये पुलिस वाला कह रहा है आप होम अरेस्ट हो गए। पहली बार उत्तर प्रदेश में ये बात हमको होम अरेस्ट की सुनाई दी। ये होम अरेस्ट की बात, होम अरेस्ट कहाँ होते थे पहले? होम अरेस्ट सिर्फ कश्मीर में होते थे। आता था कि जिलानी होम अरेस्ट हो गए, गिलानी होम अरेस्ट हो गए, वो क्या युवा नेता क्या नाम था उनको, यासीन मलिक होम अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन हमने कश्मीर पे नहीं बोला। तो आज स्थिति हो, फिर भी लोग कहते थे। एक आया पुलिस वाला फैसल भाई, उसने कहा कि मुल्क बदल गया है, आप लोग विवादित लोग हैं। हमने कहा कि भाई ये विवादित लोग, किसने ये तय किया कि हम विवादित हो गए? लेकिन तब भी लोग बोलते थे कि नहीं आप कश्मीर के सवाल उठा रहे हैं, आप मुसलमान के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन में क्या कहा गया? कहा गया कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ये लोग क्या करते हैं, आज यूपी तक में लोगों को, किसान नेताओं को होम अरेस्टिंग होने लगी, बड़े बड़े फाइन होने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ फिर से इस बात की कि अगर जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, जिसके तहत हमने कश्मीर पर 76 साल नहीं बोला और मणिपुर आज जल रहा है, और स्थिति होगी इससे भी भयावह स्थिति ये पूरा होगा। और आज जो 70 पे लोग जो खुश थे वो लोग जानते हैं। इस देश में बड़े पैमाने पर आज हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं खिलियाबाग में। वहाँ पर जब भूमि अधिग्रहण करना हुआ तो वहाँ पर कहने लगे मजिस्ट्रेट साहब कि आप भाखड़ा नांगल में किसानों ने कुर्बानी दिया है देश के लिए, टिहरी में कुर्बानी दे दिया है देश के लिए, आप भी कुर्बानी दे दीजिए। मतलब राष्ट्रवाद के नाम पर आप हमसे कुर्बानी मांग रहे हैं और हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो मेरा साफ साफ है कि अंतिम में बात करते हुए कि जो यहाँ पर तो वहां पर बात हो रही थी, जो सुबह वाली बात हो रही थी, उस बात पर मैं फिर से आते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारत में जो मनुवादी व्यवस्था के तहत यहाँ पर जो जातियों का स्ट्रक्चर है, जातियां जो है, जातियां जब तक रहेंगी तब तक मनुवाद रहेगा, तब तक राष्ट्रवाद रहेगा, और तब तक हम लोग सांप्रदायिकता का जो सवाल है, ये जो सवाल है, बार बार मुसलमान को आगे कर दिया जाता है और हमारे सवाल को पीछे कर दिया जाता है बार बार। क्योंकि अगर इस देश में अगर आज महंगाई बढ़ रही है तो सिर्फ आई तो सरकार मुसलमानों को ठीक करने के लिए, लेकिन कर रही है, सबको ठीक करने लगी है। और मामला यह है कि जो हिंदुत्वाइजेशन है, संस्कृताइजेशन है, ये इस बात को कहता है कि जो पहचान का सवाल होता है, जिससे क्या होता है, हम कई बार होते हैं, अभी पवन भाई दिखा रहे थे कई शायद उसमें कि विमुक्त जाति के किसी जगह पर शिव मंदिर, वही दिखा रहे थे ना। एक जो छोटी जातियां हैं, इनको बहुत ही जल्दी अभी जो है, अभी भी बहुत अभी तो दक्षिण भारत में एक मंदिर में देखिए तो चल ही रहा है कि महिलाओं की जाने वाला समाज वाला भी है। अभी इन मंदिरों में महिलाओं को, दलितों को, ओबीसी को घुसने का अधिकार नहीं था। एक फिल्म है, आप लोग देखिएगा, वो पॉपुलर फिल्म है, रंगरसिया करके है, और वो जो है वो उसमें एक पूरी उसमें कहानी, उस पर बहुत विस्तार से बात करना पड़ेगा मुझे। लेकिन जो जातियां थी, उन जातियों को जो है जो धर्म में मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, तो क्या हुआ, उन जातियों को इन्होंने कहा नहीं, अब आपको भी सीताराम कहने का आपको कहिए। जो अब क्या हुआ है,
कि सब लोग इसी चक्कर में कोई रामायण का पाठ करवाता है, कोई राम राम करवाता है, कोई कांवड़ ढोता है। तो पूरा का पूरा जो सवाल है, मुझे लगता है कि आज रामस्वरूप वर्मा जी की आज पुण्यतिथि है, इस पर हम लोग इस बात को लेकर संकल्प लें कि हम अगर इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी, इस देश में जो राष्ट्रवाद का सवाल है, जो धर्म का सवाल है, इन सवालों से हम छुटकारा नहीं पाएंगे। और बाबा साहब ने इस बात को भी कहा था कि अगर जातियों के खात्मे की बात हो तो मैं बात अब अपनी समाप्त करता हूँ यहीं पर, और इस बात को लेकर कहूँगा कि आप लोग अखबारों में जो खबरें आ रही हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। आजकल अखबारों में 3-4 खबरें खूब आती हैं। क्या आएगी? ज्ञानव्यापी में मिल रहे हैं, मंदिर के निशान मिल रहे हैं। मथुरा में जो है वहाँ पर भी मंदिर ईदगाह में मिलने लगा जो है, और हर जगह मंदिर मस्जिद में ही मिलने लगता है। और एक खबर और आती है, अतीक मुख्तार और धर्मांतरण यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है। ये पूरा का पूरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इस तरह की, अगर मैं फैसल भाई मैं देखता हूँ, अगर कई दिन 9 खबरें से लेकर 17 खबरें अगर देखा जाए हिंदुस्तान और उजाला दैनिक 3 पेपरों में 9 खबरें से लेकर 17 खबरें आती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आज अगर हम लोग एक तो जाति के सवाल को देखें, दूसरा जो ये खबरें मीडिया में आ रही हैं इनको जांचें, परखें, बताएं। खूब आता है कि PFI के लोग यहाँ पकड़े गए, आतंकवाद में ISI के लोग यहाँ पकड़े गए। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शोएब साहब, उन्होंने 17 लड़कों को आतंकवाद के नाम पर जो पकड़े गए थे उनको 22 दिन पर निकलवाया हुआ। तो कहने के लिए तो संदीप भाई पे भी यहाँ पर बैठे हैं, इनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा है, तो छप जाए कि संदीप पांडे पे देशद्रोह का मुकदमा, तो आप क्या इसे नफरत करने लगेंगे? हम कह रहे नहीं, आप जांचिए कि संदीप पांडे ने किया क्या। अभी जौनपुर में क्या हुआ, एक आया कि पाकिस्तान का नारा लगा, ये पाकिस्तान 75 साल 76 साल बन गया, बंटवारा हो गया देश का, और मुसलमान जानता है कि पाकिस्तान का नारा लगाएगा तो वो जेल जाएगा है, और पाकिस्तान तो क्यों नारा लगाए, मुहर्रम में नारा लगाएगा। फिर शोएब साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर पाकिस्तान का नारा लगाने, पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने की बात आई है। भाई क्यों लगाएगा कोई नारा, पागल हो गया है। हाँ, लेकिन वो एक खबर छाप करके मैं कल मालूम किया, पता लगा 35 लोगों की अरेस्टिंग हुई, 35 लोगों को अरेस्ट किया गया। पता लगा पता नहीं कितने लोगों को छोड़ दिए, 28 लोगों को दूसरे तीसरे दिन छोड़ दिए थे, अब एक जौनपुर में, और 6-7 लोगों को चालान कर दिए थे, उनको भी कल छोड़ दिए। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो खबर तो छप गई। जैसे शोएब साहब है, आए कर्नाटक के चुनाव थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ लास्ट बात करते हुए कि चुनाव है सामने, और आप सब लोग इसमें कुछ वोटर होंगे, कुछ लोग वोटर नहीं होंगे। कर्नाटक के चुनाव के 3 दिन पहले आया कि मोहम्मद शोएब रिहाई मंच का सरगना हुआ गिरफ्तार, ये खबरें छपी। अभी तक शोएब साहब को लोग पूछते हैं शोएब साहब छूटे कि नहीं। मामला ये हुआ कि जब पकड़े गए, ये खबर तो सब जगह छपी, फ्रंट पेज पे छपी कि सरगना हुआ गिरफ्तार, लेकिन छूटे कि नहीं छूटे ये बात तो आई ही नहीं जो है। और उस दौरान कर्नाटक के जो चुनाव थे, और पूरे 2 दिन में, 2 दिन के ऑपरेशन में जब पूरे उत्तर प्रदेश में PFI के लोगों की अरेस्टिंग हुई और सबको छोड़ दिया गया। तो ये समय पर PFI लाएंगे, सिमी लाएंगे, इंडियन मुजाहिदीन लाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जो है इसको देखिए, और जो मुसलमानों की भयावह छवि बना करके जो इस देश में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो रहा है, और सतपाल मलिक जी ने जो अभी बात बोली उस दिन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, अभी 2 दिन पहले मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा है कि राम मंदिर पर ISI के उसमें कुछ करके खबर थी जो, तो मतलब कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए दंगे करवा सकते हैं, बमबास्ट करवा सकते हैं, सैनिकों को मार सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इस पूरी विचारधारा को, RSS को समझना चाहिए। और मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त